क्लास 11th वंस अगेन वेलकम बैक। हाय, मैं हूं सार्थक और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे फिजिक्स बिल्कुल बेसिक से क्लास 11th के लिए। अब तक हमने 11 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। होपफुली आप लोग को ये लेक्चर्स समझ में आ रहे हैं। कोई भी अगर लेक्चर्स में प्रॉब्लम हुआ करे, कोई चीज़ कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आया करे, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो कि सर ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई, आगे के लेक्चर्स में कवर कर दो। या फिर किसी भी वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी या फिर कोई मेरी एक्सेंट से प्रॉब्लम है, वो भी आप मैसेज में प्लीज़ मुझे बता दिया करो। अगर ये लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वेक्टर्स अपना टॉपिक है। वेक्टर्स पे ऑलरेडी एक बेसिक लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। आज के क्लास में थोड़ी सी आगे की चीज़ हम लोग सीखेंगे वेक्टर्स में ही। और आज की क्लास में जो टॉपिक हम लोग सीखने वाले हैं, हम लोग किसी वेक्टर का रिजोल्यूशन का मतलब होता है कंपोनेंट लेना। तो किसी वेक्टर का कंपोनेंट लेना सीखेंगे। फिर हम लोग सीखेंगे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे यूनिट वेक्टर बनाना या निकालना। फिर उसके बाद रिजल्टेंट, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं तो उनके रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। यहीं पे आता है अपना ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ, ये सारी चीजें यहाँ पढ़ने को मिलेंगी। फिर उसके बाद वेक्टर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। वेक्टर्स को मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट भी किया जाता है, लेकिन वो वाली बात हम लोग आगे के लेक्चर में सीखेंगे और वेक्टर्स का डिवीजन नहीं होता। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि वेक्टर्स का रिजोल्यूशन यानी कि कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। पहला वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। सपोज कोई हमें वेक्टर दे रखा है, ये रहा हमारा कोई वेक्टर, इसको नाम दे दो ए, ठीक है। अब इसका मुझे बोला गया कि इसके कंपोनेंट चाहिए, तो कंपोनेंट चाहिए तो जनरली जो भी वेक्टर्स होते हैं ये कहीं पे प्लॉटेड होते हैं किसी एक्सिस पे, ठीक है। तो ये हमारी होती है एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस। ये हमारा वेक्टर ए, ठीक। और ऐसा दिया गया कि मतलब देखा गया कि ये अपनी एक्स एक्सिस के साथ कुछ थीटा एंगल बना रहा है। तो जब मैं बोलता हूं कंपोनेंट या फिर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मतलब ये जो वेक्टर है इसका एक्स के अलोंग कंपोनेंट और वाई के अलोंग कंपोनेंट, वही काम हमें करना है। हम लोग सीखेंगे कि कैसे कंपोनेंट निकालते हैं, कौन सा एंगल कब कॉस लेते हैं, कब साइन लेते हैं, वो वाली बात आज सीखने वाले हम लोग। तो ये वाला वेक्टर है, मैं देखूं एक्स पे है इसका इतना मैग्नीट्यूड, ठीक है, और वाई पे है इसका इतना मैग्नीट्यूड। तो ये जो एक्स के अलोंग आएगा ये होगा एक्स के अलोंग कंपोनेंट, और ये जो लेंथ वाई के अलोंग आएगी ये होगा वाई के अलोंग कंपोनेंट, ठीक है। मतलब एक वेक्टर को मैं एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग कंपोनेंट कर सकता हूं। जनरली किसी भी वेक्टर का अगर वो किसी भी एक्सिस से थीटा डिग्री पे है तो हम लोग दो कंपोनेंट कर सकते हैं। एक तो अलोंग जिस एक्सिस से एंगल दे रखा उस एक्सिस के अलोंग, जैसे यहां पे एक्स एक्सिस के अलोंग एंगल दे रखा है तो इसके अलोंग, और दूसरा उसके परपेंडिकुलर, यहां पे वाई एक्सिस है तो एक तो एक्सिस के अलोंग, दूसरा उसके परपेंडिकुलर हम लोग कंपोनेंट कर सकते हैं। मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है और ये वाली भी लेंथ निकालनी है, ठीक है। बाकी मुझे ये एंगल दे रखा है और मुझे पता है यहां से लेके यहां तक की दूरी है इसका मैग्नीट्यूड, यहां से लेके यहां तक की दूरी है ए का मैग्नीट्यूड। अब ये वाला ट्रायंगल को हमें ध्यान से देखना है, इस वाले ट्रायंगल को हमें ध्यान से देखना है। किसी भी ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, ये हमें पता है, ठीक है। अब उसी का यूज करने वाला हूं। जैसे कि मुझे अगर ये वाली लेंथ की बात की जाए तो जो लेंथ यहां पे है वही लेंथ तो यहां भी है, और इसको मैं नाम दूंगा वाई कंपोनेंट और इसको नाम दूंगा एक्स कंपोनेंट। तो जो ये वाली लेंथ है वही तो यहां की भी लेंथ है। तो इस ट्रायंगल में मुझे ये वाली लेंथ पता है, एंगल पता है, और ये वाली टर्म निकालनी है। तो क्या मुझे पता है कि अगर दिस हाइट अपॉन दिस लेंथ, इसको क्या बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यानी कि y अपॉन a, जो कि है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा। तो मुझे y तो मिल गया, y वेक्टर जो है वो मिल गया a वेक्टर का साइन थीटा, यानी ये दूरी जो है इसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का साइन थीटा उसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन है अलोंग वाई एक्सिस। ये लेंथ मिल गई। क्या मैं ये भी निकाल सकता हूं? हाँ, ये भी निकाल सकते हैं ना। ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, मतलब ये तो हो गया ट्रायंगल का बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस। तो मुझे पता है कॉस थीटा में बेस का यूज करते हैं। तो अगर मैं यहां पे लिखूं एक्स वेक्टर अपॉन ए वेक्टर, तो ये मिलता मुझे कुछ
कॉस थीटा, ये मिलता है मुझे कॉस थीटा। तो एक्स वेक्टर कितना मिला, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, मतलब ये ए का कॉस थीटा यहां पे मिल रहा है मुझे, ये वाला कंपोनेंट। तो ये मिलता मुझे ए कॉस थीटा और ये मिलता मुझे ए साइन थीटा। यहां पे जरूरी चीजें समझने वाली पूरी फिजिक्स में, मतलब ये कम से कम आपको हजारों बार यूज करना पड़ेगा ये वाली चीज, ठीक है। वो बात बिल्कुल ध्यान से दिमाग में सेट कर लेना अपने आप को। ये कैसे आया, ये एक तरीके से इसको कह सकते हो, ये प्रूफ भी है इसका कि कैसे कॉस लेते हैं, कैसे साइन लेते हैं ट्रायंगल को यूज करके। अब हमें क्या ध्यान रखना है, एक बात दिमाग में हमेशा सेट कर रखनी है, जब भी कोई वेक्टर दे रखा हो और जहां से एंगल, जिस एक्सिस से एंगल दे रखा हो उस एक्सिस के अलोंग हमें मिलता है कॉस थीटा। ए का कॉस थीटा मिलता है अलोंग एक्सिस जहां से एंगल दे रखा है। दूसरी एक्सिस होती है जहां से एंगल जो परपेंडिकुलर, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, वहां पे मिलता है हमें ए साइन थीटा। एक जगह मिलता है ए कॉस थीटा, एक जगह मिलता है ए साइन थीटा। इस बात को ही हमें पूरी फिजिक्स में यूज करनी है। ये कैसे किया ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका रोल क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है फिजिक्स में, एक दो छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको। सपोज करो एक कोई ये ब्लॉक है, ठीक है, कोई बॉल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है। अब इस पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। बोला गया कि एक फोर्स कुछ यहां पे है और ये कुछ 45 डिग्री पे और इसका मैग्नीट्यूड है कुछ 10 न्यूटन, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड है कुछ 10 न्यूटन और एक फोर्स कुछ यहां भी है, ठीक है, यहां भी है और यहां से भी इसका एंगल कुछ मान लो 30 डिग्री है, यहां से कुछ एंगल 30 डिग्री और यहां पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहां पे लग रहा है 20 न्यूटन का फोर्स। तो एक्चुअली इसको मुझे एनालाइज करना ना, एक तो 45 पे, एक तो 30 डिग्री पे, तो इसको मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेट अगर करना हो कि फोर्स किधर लग रहा है, किधर फोर्स ज्यादा है, मतलब यहां पे मानो ये एक्स की डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस, और ये वाई की डायरेक्शन। मुझे कोई पूछे कि भैया बता सकते हो क्या कि एक्स पे फोर्स ज्यादा है या वाई पे ज्यादा है, ये बॉल, ये ब्लॉक मूव किधर करेगा, तो डायरेक्टली जज करना मेरे लिए टफ होता है। लेकिन अगर मुझे कंपोनेंट, वेक्टर्स का कंपोनेंट लेना आता है तो फिर मैं इस चीज को बहुत आसानी से समझ सकता हूं। कैसे, जैसे ये वाला पहला फोर्स है F1 फोर्स मानो, तो इसके दो कंपोनेंट कर सकता हूं, एक तो इस एक्सिस से जहां से एंगल लिया गया और एक तो उसके परपेंडिकुलर, सही। तो एक बात ध्यान रखनी है, इतना बड़ा नहीं होगा, इसके अलोंग ही होता है, ठीक है। एक बात ध्यान रखनी है, जैसे ही मैंने कंपोनेंट लिया तो इस वेक्टर को हटा देना, ठीक है, इसको कंपोनेंट लिया तो हटा देना। कैसे लेते थे, 10 है तो 10 का कॉस, जिधर एंगल दे रखा है उधर कॉस, तो 10 कॉस 45 तो इधर आएगा जिसकी वैल्यू होगी 10/√2, जो फाइनली आएगी हमारी 5√2। यहां तो मुझे मिला 10√2। ये वाला कितना होता है, ये आता है 10 का साइन, 10 साइन 45, साइन 45 की भी वैल्यू सेम होती है, तो ये भी आएगा 10/√2, ठीक। यहां पे देखें, यहां पे ये एक्सिस है जहां से एंगल है और इसका मैग्नीट्यूड है 20, तो ये होगा 20 cos 30 डिग्री, ठीक है। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे कितनी आती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इंटू √3/2, तो एट सच ये ओवरऑल कुछ मुझे बहुत सिंप्लीफाई होकर मिलता है 10√3। इसके अलावा ये वाला भी तो है जो एंगल के मतलब एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो ये आता है 20 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और 20 इंटू 1/2 आएगा 10। अब इसे हटा देना मुझे, ठीक है, ऐसे हटा देना। अब मेरे पास एच सच 2 थे, लेकिन मैंने 2 से 4 फोर्स बना लिए, 2 से 4 फोर्स बना लिए, लेकिन ये फोर्स बहुत अच्छे से, मतलब एक वाई के अलोंग है, एक एक्स के अलोंग है, ये भी एक्स के अलोंग, ये भी वाई के अलोंग। अब इनसे मैं रिजल्टेंट समझ सकता हूं, तो अब ना इसकी जरूरत ही नहीं, इनको हटा दो, कॉपी पे नहीं हटा सकते, बट इनको हटा दो, इनको देखना ही नहीं, इनका कोई मतलब ही नहीं। अब एक जो ब्लॉक है उस पर 4 फोर्स लग रहे हैं, एक इधर एक इधर, तो मैं देखूं तो इसका मैग्नीट्यूड है 10√3, ये है 10√3 और ये है 5√2। तो ऐसा ही मुझे समझ में आ गया कि ये बड़ा है। तो एक्स में मैं बोलूंगा कि फोर्स अलोंग एक्स है अपना 10√3 - 5√2। इतना जज करने की जरूरत नहीं है कि कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा, ये तो यहां पे समझ में आ गया कि इधर की तरफ ये फोर्स ज्यादा है और इधर की तरफ कम है, और इसकी डायरेक्शन भी चाहो तो लिख लो, ये एरो दिखा रहा है और एच एच होगा कितना, एक्स के अलोंग, -x के अलोंग, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं -i, ठीक। फोर्स अलोंग y, ये भी कर सकते हैं। ऊपर कितना है 10√2
10/√2 और नीचे कितना है 10, तो ये कितना आता है, ये तो आता है 5√2 और नीचे 10 है, तो नीचे का फोर्स ज्यादा हो गया, ऊपर का कम हो गया, तो ये भी आएगा 10 - 5√2 और ये कहां जा रहा है, नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ मतलब जे, वाई में जे और माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो ये रहा अपना आसान तरीके से, मतलब एक रिजोल्यूशन को यूज करके कंपोनेंट वेक्टर्स को कंपोनेंट लेके हम लोग बड़ी प्रॉब्लम को भी आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आगे चल के ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम होती है, छोटी छोटी जगह पे यूज करते हैं। तो ये बेसिक है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। वैसे ना ये जो रिजोल्यूशन है ये इतनी कमाल की चीज है, ये आपको समझ में आएगा जब हम लोग रिजल्टेंट वगैरह की बात करेंगे, जब ट्रायंगल लॉ वगैरह यूज करेंगे ना, तो बहुत आसान तरीके से इसको यूज करके रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को यूज करके उसको बहुत आसान तरीके से प्रूव कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ी देर बाद देखने वाले। इसके अलावा हम लोग को वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालना सीखना है, ठीक है। जैसे मान लो कोई ए वेक्टर दे रखा मुझे, रैंडम सा लेता हूं 2i - 3j प्लस की, ऐसा रैंडम सा कोई वेक्टर है। बोला गया कि भैया मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाओ, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के बताओ। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। जो भी वेक्टर है उसको ब्रैकेट में बंद कर दो, हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। हो नहीं गया, अब निकालना सीखते हैं। जो भी वेक्टर होता है उसको उसका मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब जैसे ये कोई ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है, तो यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है ना, यहां तक की जो लंबाई है उसी को तो बोलते हैं हम लोग इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। करना क्या होता है, ये जो भी आई जे के अलाउंग जो भी ये कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, ये बोलता है कि एक्स पे इसकी लेंथ 2 है, माइनस वाई पे इसकी लेंथ 3 है और जेड पे इसकी लेंथ 1 है। तो ओवरऑल इसकी लेंथ अगर कैलकुलेट करनी है तो हमें यूज करना पड़ता है इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। जनरल फॉर्म में ये होता है ए आई कैप प्लस बी जे कैप एंड सी के कैप, एक्स वाई जेड के अलाउंग कंपोनेंट। तो ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये निकलता है हमारा मैग्नीट्यूड। और यहां पे हम लोग लिखेंगे कैसे, अगर इस एग्जांपल के लिए करना है तो 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा एंड 1 का स्क्वायर, तो ये ओवरऑल 4 + 9 + 1 इट ऑल कम्स आउट टू बी √14। मतलब ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है √14। तो ये बहुत बेसिक सी बात थी, हम लोग कैसे निकालेंगे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसका यूज कहां पे आता है, यूज आता है यूनिट वेक्टर निकालने में, इसका यूज आता है यूनिट वेक्टर निकालने में। लास्ट टाइम मैंने बताया था यूनिट वेक्टर क्या होता है, याद आ रहा है यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो बताया था। मतलब सपोज ये कोई वेक्टर है ए, तो एक ऐसा वेक्टर इसी की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड हो 1, क्या बोला मैंने, जिसका मैग्नीट्यूड हो 1, डायरेक्शन होनी चाहिए सेम। निकालते कैसे, जैसा कि लास्ट टाइम मैंने लिखा था, कोई ए वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप एंड सी के कैप, ठीक है, ये वेक्टर है। अगर देखो ना ये पूरा वेक्टर है, तो वेक्टर की डायरेक्शन ये है, वही डायरेक्शन ये भी है। मतलब आई जे के में जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन आई जे के में छोटे वाले वेक्टर की भी होगी, जिसे मैं यूनिट वेक्टर, ये गलत लिखा मैंने, ये ठीक है गलत नहीं लिखा, ऐसा वेक्टर चाहिए जिसे हम लोग मैग्नीट्यूड 1 बोले और इसको डिनोट करते कैप से, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर को दिखाता है, ए का यूनिट वेक्टर ये निकालना दिखाता है। निकालेंगे कैसे, बहुत आसान सी बात है। अगर मैं आपको बोलूं कि कोई वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड 10 है, ठीक है, उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। अगर आपको डायरेक्शन पता है तो आप क्या करोगे, यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1, तो आप 10 से डिवाइड कर दोगे, तो वही काम करना होता है। एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना आता है मुझे और इसकी डायरेक्शन दे रखी है, तो मैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा यूनिट वेक्टर, सिंपल सी बात। तो ए वेक्टर है, अगर इससे मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पूरा ए वेक्टर लिखूंगा, ठीक है, पूरा ए वेक्टर लिखूंगा और उससे डिवाइड कर दूंगा इसके मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड से मिल जाएगा मुझे यूनिट वेक्टर। देखो क्या लिखेंगे, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, काम खत्म। ये मिल गया मुझे यूनिट वेक्टर। एक एग्जांपल से देखो ना, लास्ट टाइम जो हमने लिया था एग्जांपल, ए वेक्टर कुछ लिया था 2i - 3j एंड प्लस के कैप। बोला गया कि भैया इसी का मुझे यूनिट वेक्टर निकाल के देगा, कुछ भी ले सकते हो आप, आई जे के में कोई भी वैल्यू अपने आप से भी ले सकते हो आप, ठीक है।
देखो कितना होगा। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे 2i माइनस 3j प्लस k, पूरा पूरा वेक्टर लिख दिया, और नीचे डिवाइड कर देंगे इससे मैग्नीट्यूड से, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ पे कितना आया था, तुरंत याद करो, अभी किया था, अंडर रूट 14 ये लिख दिया मैंने, एक यूनिट वेक्टर, a का यूनिट वेक्टर निकाल लिया मैंने। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी बात है कि कभी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लिया तो फिर हम लोग उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, ये बात भी हमने सीख ली। अब हमें अगली चीज सीखनी है रिजल्टेंट मतलब कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली बात है। ठीक है, अच्छा एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग इसके साथ ही करेंगे। रिजल्टेंट निकालना ही एक तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। एक तो पहले हम लोग सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है, जो हमें आगे चल के कई बार यूज करनी है, वेक्टर्स वाली, वेक्टर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना कैसे होगा, फिर उसी को हम लोग मतलब ये ग्राफिकल भी नहीं बोलते इसको, एरो वाले जो एरो बना के करते हैं ना, जो वेक्टर के तरीके से, उस तरीके से भी सीखेंगे। पहले आसान वाला समझ लेते हैं। सपोज करो मुझे, अभी मैं कर रहा हूं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। मान लो मुझे एक वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर, कुछ भी दे रखा है, a1 i कैप b1, मतलब इसकी वैल्यू हो सकती है, मान लो कि 2i बार बार आता है मेरे दिमाग, -4 लेता हूँ इस बार, ठीक है, -4 और यहाँ पे -3 ले लेता हूँ। ठीक है, ये कोई एक वेक्टर है, ठीक है, और दूसरा भी वेक्टर है हमारे पास, इसका कुछ और वैल्यू रखते हैं, i को ही माइनस करता हूँ, -i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 5k कैप। ठीक है, दो वेक्टर हैं, उनके बारे में दे रखा कि एक वेक्टर ऐसा कुछ है, एक वेक्टर ऐसा कुछ है। बहुत आसान होता है, अगर किसी के बेसिक मैथ भी जोड़ घटाना आता है ना, वो भी कर सकता है वेक्टर्स को ऐड। अगर मुझे ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना मतलब क्या करना है, a प्लस बी, ऐड करना मतलब क्या करना है, a प्लस बी, और एक तरीके से a प्लस बी, a और b दो वेक्टर हैं, दोनों का रिजल्टेंट निकाल रहा हूं, यानी दोनों को ऐड कर रहा हूं। यही बात लिखी है मैंने, कुछ नहीं करना होता है, सिंपल सी बात ध्यान में रखनी बस कि i को i के साथ जोड़ो, j को j के साथ जोड़ो, k को k के साथ, प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए मिल जाएगा मुझे रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर्स को ऐड करना सीख जाऊंगा। बहुत आसान, -2 और सॉरी +2 -1 कितना होगा, +1 i कैप -4 एंड +3, इट ऑल कम्स -1 j कैप -3 +5, तो ये आएगा 2k कैप। हो गया काम, ठीक है, वेक्टर्स को ऐड करना मैं सीख गया। कुछ नहीं, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ जोड़ दिया, ऐड करना हो गया। सब्ट्रैक्ट करना भी सीख लो, सब्ट्रैक्ट मत करना मतलब a माइनस बी करना है। ठीक है, तो ये वाला जो भी वेक्टर है जहां पे माइनस है सब प्लस हो जाएगा, माइनस ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। ध्यान रखना, साइन का दिमाग में ध्यान रखते हुए डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं। 2 + 1 ये कितना हो गया, 3i कैप। देखो जिसको समझना ना है कॉपी में करना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, -4 -3 7 j कैप माइनस के साथ, -3 -5 -8 k कैप। जोड़ना भी सीख लिया मैंने, घटाना भी सीख लिया। ठीक है, वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं ये रहा, और वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं ये रहा, और ये आसान तरीका है, बहुत बार हम लोग को यूज करना होगा। ठीक है, दिमाग में बस क्या रखनी को पता है कि आई कैप जे कैप को एक साथ, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ, ये वाली बात दिमाग में रखनी है। बाकी सब चीजें इसमें हम लोग इस वेक्टर को चाहे तो रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, ये सारी बातें हमें आती हैं। वेक्टर्स को जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, प्रोडक्ट करना बाद में सीखेंगे, अगले लेक्चर में, होपफुली अगले लेक्चर में सीखेंगे। तो ये एक तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप लोग अपने बुक में देखोगे ना, तो उसमें कुछ वो दे रखा है, ट्रायंगल्स लॉ, पॉलीगन लॉ और पैरेललोग्राम लॉ वो भी दे रखा है। ठीक है, तो ये सब बातें हम लोग ये सब बातें भी हम लोग देखेंगे कि रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। एट सच जो वेक्टर के तरीके से रिजल्टेंट निकालने का ये लोग कह रहे हैं, देखो जो भी रिजल्टेंट वाली चीज है उसमें एक बहुत काम की चीज है वो हम लोग अपने पास रखेंगे, क्योंकि वो फिजिक्स में कई बार आगे चल के यूज होने वाला है। ठीक है, बाकी चीजें ग्राफिकल यहीं पे हैं, ग्राफिकल नहीं, जो भी वेक्टर वाले तरीके से हम लोग करते हैं वो यहीं पे सीखना है इस चैप्टर में, आगे चल के हम लोग उसको छोड़ देंगे। तो चलो अब हम सीखते हैं वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना, कि कभी भी दो या दो से ज्यादा भी वेक्टर्स हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। वैसे तो हमारे पास दो तरीके हैं, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, दोनों को यूज करके हम लोग रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। पहला हम लोग ट्रायंगल लॉ को सीखेंगे। सपोज कुछ कहीं पे भी वेक्टर दे रखे, मान लो ए वेक्टर कुछ ऐसा दे रखा है यहाँ पे, और बी वेक्टर कहीं बाहर ही दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, इसके आसपास नहीं है।
मुझे बोला गया कि इस ए और बी वेक्टर का मुझे चाहिए रिजल्टेंट, इस ए और बी वेक्टर का मुझे चाहिए रिजल्टेंट, ठीक है, इस ए और बी वेक्टर का मुझे चाहिए रिजल्टेंट। तो वेक्टर के बारे में एक बहुत अच्छी बात होती है, वेक्टर्स को हम लोग फ्रीली मूव करा सकते हैं, लेकिन ध्यान देनी होती है कि उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज ना हो। जैसे ये वेक्टर है ना, मैं इसे मूव करा सकता हूँ, इधर मूव कराओ, इधर मूव कराओ, इधर मूव कराओ, इधर मूव कराओ, बस ध्यान रखना कि इसकी जो डायरेक्शन है आगे की तरफ पॉइंटेड है वो ना बदले और इसकी लेंथ ना बदले। तो मतलब इस वेक्टर को क्या मैं मूव करा के यहाँ ला सकता हूँ? हाँ, यहाँ भी ला सकता हूँ। तो सेम वेक्टर को अगर मैं मूव करा के यहाँ लाया तो इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाली, ठीक है। अब इसको मैं चाहूँ तो हटा सकता हूँ, इसको मैं चाहूँ तो हटा सकता हूँ। अब मेरे पास क्या है? दो वेक्टर, एक तो ए वेक्टर है और यहाँ पे बी वेक्टर, और इनके बीच में मान लो कुछ भी एंगल यहाँ पे है, ठीक है, इनके बीच में एंगल है कुछ थीटा, इनके बीच में एंगल है थीटा, और इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जो ए से शुरू हो और बी पे खत्म हो, ए की टेल से शुरू हो और बी पे खत्म हो, तो कुछ ऐसा दिखेगा वो, तो कुछ ऐसा दिखेगा, और इसे हम लोग नाम देंगे आर वेक्टर, इसे नाम देंगे हम लोग आर वेक्टर, जो होगा ए और बी के जोड़ने से मिलेगा, ठीक है, ए और बी को जोड़ने से मिलेगा, और इसका नाम मैंने दिया रिजल्टेंट वेक्टर। यही अपना ट्रायंगल लॉ, ठीक है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसको बोलना ट्रायंगल लॉ। बहुत आसान तरीके से करेंगे, ठीक है, बुक्स वगैरह में शायद कोई दूसरा मेथड दे रखा है, लेकिन यहाँ पे बहुत आसान मेथड है मेरे पास। ये हमारे पास बी वेक्टर और यहाँ पे है ए वेक्टर। तो मुझे ना एक्चुअल में यहां से लेके यहां तक की जो आर वेक्टर है इसकी ये दूरी भी निकालनी है, ठीक है, इसकी दूरी निकालनी है, और यही तो मुझे बता रहा है कि कुछ रिजल्टेंट के बारे में। ट्रायंगल ये अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये अगर थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करूं तो अब एक अच्छा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, एक अच्छा सा ट्रायंगल दिख रहा है। लेकिन ये वाली दूरी के बारे में थोड़ी कम इंफॉर्मेशन है मेरे पास, लेकिन है एक्चुअल में। अगर हमें कंपोनेंट लेना आता है तो हमें आता है। देखो ये तो थीटा डिग्री है, ये दिया रहता है। अब बी का मैं क्या ये वाला लेंथ बता सकता हूं? बी का ये वाला कंपोनेंट ले सकता हूं, हाँ, तो ये वाला कंपोनेंट लूंगा तो मुझे ये वाली जो वेक्टर मिलेगा वो मिलेगा बी एंगल की तरफ कॉस थीटा। क्या मिलेगा? बी एंगल की तरफ कॉस थीटा। वैसे ही जब मैं ये वाला कंपोनेंट लूंगा तो यहां पे कुछ मिलेगा, और जो लेंथ वो इसकी होगी वही लेंथ यहां की होगी, तो ये वाला भी वेक्टर एक तरीके से मुझे मिल जाएगा, और ये मिलेगा साइन वाला कंपोनेंट, ठीक है, एंगल की तरफ कॉस और एंगल के दूसरी तरफ साइन। अब देखो ना, इस ट्रायंगल के बारे में मुझे यहां से लेके यहां तक की लेंथ पता है, ए प्लस बी कॉस थीटा, और इसकी हाइट भी पता है, बी साइन थीटा, ठीक। पाइथागोरस आता है ना हमको, बिल्कुल बहुत अच्छे से आता है। तो आर मुझे निकालना है, तो आर क्या है? आर है दिस हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यही तो बोलता है पाइथागोरस। तो वही करते हैं हम लोग। यहां पे मुझे क्या निकालना है? हाइट का स्क्वायर करो, बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा का भी पूरा स्क्वायर कर दो, ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा वही तो मिलेगा मुझे। आर रिजल्टेंट के बारे में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े हो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। उम्मीद करता हूं सब कुछ अंदर आ रहा है, ठीक है। तो वहां पे लास्ट में मैंने लिखा 2ab कॉस थीटा, थोड़ा सा और इधर लेके लिखता हूं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, बहुत अच्छा सा रिजल्ट आने वाला। यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, सॉरी, हाँ, यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। तो अगर मैं बी स्क्वायर को कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लास 10th में पढ़े हो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, वही यूज करना है। तो बी स्क्वायर तो कॉमन ले लो, ठीक है, एक ए स्क्वायर पहले से है और बी स्क्वायर, और अंदर ब्रैकेट में ए स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू आती है 1, तो हटा दो ना, 1 की क्या जरूरत है, प्लस 2ab cos थीटा, एंड दिस इज वैल्यू ऑफ आवर रिजल्टेंट। इसकी लेंथ है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो भी आ रहा है, आर की वैल्यू होती है दो वेक्टर ए और बी जो थीटा डिग्री पे हो, उनका रिजल्टेंट आता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos थीटा क्या? थीटा क्या है? ए और बी के बीच का एंगल। ये फॉर्मूला, इसका प्रूफ बहुत बड़ा दे रखा बुक में,
यहां से समझना, ठीक है, दिमाग में बिठाने के लिए यहां से समझना, बाकी प्रूफ की जरूरत यहीं पे खत्म हो जाती है। हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी आगे चल के फिजिक्स में, ठीक है। ये कैसे किया, कंपोनेंट लेके किया, कंपोनेंट वाला मेथड है मेरा। इसके अलावा इसमें पूछ लिया जाता है कि ये जो रिजल्टेंट है इसकी डायरेक्शन, यानी फिर ये एंगल कितना बना रहा है। तो ये तो थीटा, ये तो मुझे पता है, लेकिन ये भी कुछ एंगल होगा, कुछ नया एंगल मान लो अल्फा, हर जगह अल्फा दे रखा है, तो कुछ नया एंगल मान लो अल्फा। क्या इस अल्फा के बारे में कुछ बता सकते हो? हाँ मैं बता सकता हूं। ये ट्रायंगल दिख रहा है बड़ा, तो ट्रायंगल में क्या होता है, हाइट बेस, हाइट अपॉन बेस क्या होता है, tan ऑफ दिस अल्फा इक्वल्स टू, हाइट कितना है, b साइन थीटा अपॉन बेस में है a प्लस b कॉस थीटा। ये भी चीज एक प्रूफ है। कैसे आ रहा है ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे ट्रायंगल में मैंने क्या यूज कर लिया, हाइट अपॉन बेस जो होता है tan थीटा, तो इससे मुझे मिल गया रिजल्टेंट। यही कुछ बहुत इसमें बड़ी बड़ी कहानी दे रखी है, ट्रायंगल लॉ पता नहीं क्या क्या दे रखा है, ठीक है। ये चीज आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, रिजल्टेंट और उसका एंगल कैसे निकालते हैं ये बात। इसके अलावा इसी चीज को जैसे ट्रायंगल है तो यहाँ पे पैरालेलोग्राम, इतना बड़ा सा नाम है ना ये, पैरालेलोग्राम, पैरालेलोग्राम, ठीक है। तो पैरालेलोग्राम, हाँ पता नहीं क्या प्रोनाउंस करते हैं इसको, हाँ ये इसको बोलते हैं। और इसी को एक तो ट्रायंगल लॉ है, दूसरा पैरालेलोग्राम लॉ भी है। तो इसको कैसे करते हैं ये भी देखो, सेम रिजल्ट आएगा, जैसे रिजल्टेंट जो मैंने लाया ना वही सेम आता है। मान लो ये हमारा ए वेक्टर था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, बी वेक्टर को यहाँ पे ला रहे थे, तो ये चाहे तो हम लोग बी वेक्टर को यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। बी को कहीं था तो मूव करा के यहाँ भी रख सकते हैं। अब इन दोनों से जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, इन दोनों को ऐड करने से आएगा वही हमारा रिजल्टेंट, जो है a प्लस बी, ये रहा, और सॉरी ये रहा, और बिल्कुल यहीं पे खत्म होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो फिर से मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा पूरा। तो रिजल्टेंट जो आएगा, हाँ अब थोड़ा ठीक है, ये रिजल्टेंट R जो है A और B को जोड़ने से मिला। तो ना इसको जैसे ये वाला है तो इसके, गलत बना रहा हूं यार, ध्यान से फिर से मुझे करना पड़ेगा। देखो ये A वेक्टर और ये B वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट, इसको थोड़ा एक्सटेंड करो और फिर इसको भी थोड़ा एक्सटेंड करो, इसको भी थोड़ा एक्सटेंड करो। अब यहां से A को यहां से जोड़ने वाली जो लाइन है, लाइन नहीं खींची जा रही मुझे, यहां से लेके यहां तक फिर से नहीं खींची एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं। यहां से लेके यहां तक जो है ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर, और ये है a प्लस बी का, ठीक है। और इसी लॉ को बोला जाता है पैरालेलोग्राम लॉ, ठीक है कुछ नहीं, बहुत आसान सी बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, नाम बस दे रखा है, नाम से डरने की जरूरत नहीं। जो बी होता है ना, बी के जैसा एक और यहाँ पे भी वेक्टर बनाया जाता है, ठीक है, बी को भी एक ऐसा, और जो ए होता है ए के जैसा एक यहाँ भी वेक्टर, इसे बोला जाता है पैरेलल शिफ्टिंग। वेक्टर्स को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, वही चीज है, ठीक है। तो यहां से ए और बी का जो रिजल्टेंट है, ए और बी के बीच में पहले एंगल कुछ थीटा है, ठीक है, ए और बी के बीच में एंगल कुछ थीटा है। तो यहां से जो रिजल्टेंट आता है यहां भी सेम आता है, आर की वैल्यू आती है, आर का मैग्नीट्यूड आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। थीटा ध्यान रखना, थीटा ए और बी के बीच का एंगल है। बाकी जो रिजल्टेंट है ये कुछ ए से कुछ अल्फा एंगल बना सकता है, इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये भी सेम चीज है, जैसे लास्ट टाइम हम लोग किए थे। तो ये हम लोग इसको बी वेक्टर बोल रहे हैं ना, इसको बी वेक्टर बोल रहे हैं। थोड़ा सा एक्सटेंशन करो, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंशन करो, तो जब ये यहाँ पे थीटा है तो यहाँ भी थीटा, ये बी है तो ये क्या आएगा बी कॉस थीटा, और ये क्या आएगा बी साइन थीटा। फिर से वही ट्रायंगल दिख गया ना, ये ट्रायंगल, ये हाइट, ये बेस, सब काम वहीं से होता है, ठीक है। और इसी को नाम दिया जाता है पैरेललोग्राम, ठीक है। थोड़ा सा एक और चीज है, यहाँ पे एक और नाम सुनने को मिलेगा, पॉलीगन। ये तो थोड़ा सिंपल है। पॉलीगन मतलब जिसमें कुछ साइड्स हैं, साइड्स, पॉली मतलब मेनी साइड्स, 3 4 5 6 7 सारे को तो पॉलीगन ही हुए ना, जितने साइड्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ समझने वाली बात होगी, पॉलीगन लॉ, उसमें एक रूल है, वो बस समझना है। मान लो एक नहीं, एक से ढेर सारे वेक्टर दे रखे हैं, 3 4 वेक्टर दे रखे हैं। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, यहां से जोड़ दो सी वेक्टर,
यहाँ से कुछ डी वेक्टर और भी ई एफ जी एच आई जे ई भी जोड़ लो एक, चलो ठीक है, ई वेक्टर, सबको मुझे रिजल्टेंट निकालना है। 4-5 वेक्टर्स हैं सबका ए बी सी डी ई, इन सबका रिजल्टेंट निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, सबको ऐड करते रहो, मतलब एक के हेड से अगले वाले के टेल को, फिर अगले वाले के टेल को पिछले वाले के हेड से, ऐसे जोड़ के मैं सबको एंगल के साथ, मतलब जिस एंगल पे जिस डायरेक्शन में मैं, ये एक्चुअल में था क्या, ये यहाँ पे था, कहीं से लागे यहाँ पे कहीं था, तो सबको लाके मैं एक बार जोड़ता हूं। तो यहां से जहां से स्टार्ट हुआ, ए के टेल से स्टार्ट हुआ और ई के हेड पे एंड हुआ, तो ये जो रिजल्टेंट है, ये जो डायरेक्शन है, ये है मेरा रिजल्टेंट, ये है मेरा रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट की को मैं लिख सकता हूं, दिस आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल दिया होगा तो बहुत आसानी से ये सारे, अगर इनकी वैल्यूज होती आई जे की कैप में, तो सबको ऐड कर दो, रिजल्टेंट मिल जाएगा बहुत आसान तरीके से। इसमें और भी साइड हो सकती है, इसमें और भी साइड हो सकती है। तो ट्रायंगल में कुछ पॉलीगन में कुछ लॉ होते हैं, जैसे मान लो इसमें डायरेक्शन का बहुत ध्यान देना पड़ता है, इसमें डायरेक्शन का बहुत ध्यान देना पड़ता है। जैसे मैं यहां से मूव किया तो सब लोग एक डायरेक्शन में गए। अगर मान लो कोई वेक्टर यहाँ पे उल्टा जोड़ दिया गया, यहाँ पे ये सी वाला, वैसे तो डायरेक्टली हम लोग टेल नहीं कर सकते, जैसे मान लो कोई ऐसा ट्रायंगल में देखो, ये कोई ए वेक्टर है और यहां पे हमारा कोई बी वेक्टर और ये अगर सी वेक्टर, तो देखो इसके लिए हम लोग लूप भी यूज करते हैं, और लूप में लॉ क्या होता है वो समझो। और दूसरा भी एक हमारे पास ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये हमारा सी वेक्टर। ठीक है, काम की चीज क्या है, काम की बात क्या है जो हम लोग को समझनी है। तो यहां पे अगर मैं एक पॉइंट से स्टार्ट करूं और उसी पॉइंट पे आ जाता हूं, तो मुझे एक तरीके से लूप लॉ भी बोलते हैं, तो वो रिजल्टेंट मुझे 0 मिलता है। मतलब जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे घूम के वापस आ गया, तो मुझे रिजल्टेंट क्या मिला, कुछ नहीं, रिजल्टेंट 0 मिला। तो वही चीज इस ट्रायंगल के लिए अगर मैं करना चाहूं, तो यहां से आगे बढ़ा तो ए वेक्टर मिला, और आगे बढ़ा तो बी वेक्टर मिला डायरेक्शन के साथ, फिर यहां से आगे बढ़ा तो सी वेक्टर मिला, और ये इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, ये रिजल्टेंट मुझे मिला 0। वही चीज इसके लिए लिखना चाहूं तो यहां से आगे बढ़ा, यहां से स्टार्ट करो, यहां से आगे बढ़ा तो ए वेक्टर, और आगे बढ़ा तो बी वेक्टर, ये सब कुछ आ रहा है ना, हाँ आ रहा है। और फिर यहां से मैंने देखा यहाँ पे आया तो आ तो गया, लेकिन ये जो वेक्टर ये सीधा नहीं खड़ा, उल्टा है। ठीक है, ये वाला वेक्टर जो है उल्टा है, तो उल्टा है तो माइनस साइन कर दो, माइनस सी इक्वल्स टू 0, माइनस सी इक्वल्स टू 0। तो इसके लिए लिख सकता हूं, और यही लॉ है, मैं कहीं भी यूज कर सकता हूं। जैसे यहां पे भी एक किसी वेक्टर को उल्टा कर दूं ना, तो मान लो सी को मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है, सी को मैंने उल्टा कर दिया, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर देना। ये लूप लॉ ये बोलता है कि कहीं भी एक पॉइंट से स्टार्ट करो और घूम फिर के अगर उस पॉइंट पे वापस आ गए तो सारे वेक्टर्स को विद साइन ऐड कर दो, रिजल्टेंट जो मिलेगा वो मिलेगा 0, रिजल्टेंट जो मिलेगा 0। तो आज के लेक्चर में बहुत बेसिक सी बातें नहीं, बहुत जरूरी बातें, आज का लेक्चर बहुत जरूरी है। इसमें जो भी पॉइंट्स हमने पढ़ा बहुत अच्छे थे। आगे चल के मैं बीच में बताया था कि कौन कौन सी चीज़ आगे जरूरत पड़ेगी, उन बात को बहुत अच्छे से समझ लेना। हाँ, कोई बात नहीं समझ में आई तो नीचे बोलना कि सर ये बात ऊपर से चली गई। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में एक और चीज हम लोग सीखेंगे, वेक्टर्स का प्रोडक्ट। वेक्टर्स का प्रोडक्ट थोड़ी स्पेशल चीज होती है, ठीक है, वो समझेंगे। एंगल वाली बात भी हम लोग अगले लेक्चर में करते हैं। तब तक ध्यान रखो अपना, टेक केयर।